हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सुडुक परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए दमदार पूरे पेपर का हल करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। 66 प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट इन 66 प्रश्न में से कम 45 प्रश्न आप खुद से सही करिएगा। जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, 27 अप्रैल से इसकी पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, जो कि 30 मई को समाप्त होने वाले हैं। 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में स्लॉटिंग बुकिंग भी चल रहा है। तो साथियों, आप लोग अपना स्लॉट बुक कर लीजिए सबसे पहले। और इस बार स्लॉट बुक तो 4 हफ्तों में हो रहा है, तो जिस भी हफ्ते में आप सभी को एग्ज़ाम देने हैं, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में एग्जाम देना है, तो उसी हफ्ते में आप लोग जाकर एसएससी के ऑफिशियल साइट पे स्लॉट बुक कर लीजिए। तो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज 14 अप्रैल हो चुका है, 27 अप्रैल से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, तो मुश्किल से केवल 12 दिनों का समय हमारे पास है। तो साथियों, इसीलिए आज की इस क्लास में जो बार बार पूछे जाने वाले पेपर प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होगा, इसी 1 घंटे में 20 प्रश्न आपको जीके का मिलेगा, 20 प्रश्न हिंदी का मिलेगा, 20 प्रश्न मैथ का मिलेगा और 20 प्रश्न रीजनिंग का मिलेगा। 80 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो एक आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि केवल 1 ही घंटे में, यानी केवल 60 मिनट में ये 80 सवाल आपको दिया जाएगा, आप सभी से पूछा जाएगा, जिसमें से रीजनिंग का और मैथ का सबसे मतलब कि आप हल करते हैं, तो क्या आप 1 घंटा में इसे हल कर पाएंगे? 40 सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। इसके अलावा तो भाई जीके करंट अफेयर का 20 सवाल रहेगा और हिंदी का 20 सवाल तो भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, पिछले जो 4 से 5 सालों में पेपर में सवाल बने हैं, सेम वैसे ही प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे और बार बार इसी टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो सेम उसी प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वह 27 अप्रैल। तो साथियों, यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस पेपर को आपको जरूर हल करना चाहिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर में किस तरह के जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के प्रश्न हमसे पूछे आएंगे। ओके, तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं और आप लोग अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा। लास्ट में स्कोर भी पूछ लेंगे, तो बता दीजिएगा आप सभी का स्कोर आज के इस पेपर से कितना रहा। ओके, लेकिन आप पूरे प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में स्थित किस भाग का संबंध राजभाषा से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में स्थित किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो भाग 17 का है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो पूरे 29 प्रश्न पूछे गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था वो क्या था? जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना था, 2012 में शुरू हुआ था और 17 में समाप्त हो गया था। तो इसका विषय क्या था? तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? तो वर्ग 18 में भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो साथियों, कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो वो कथक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? साथियों, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 1951 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को।
भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? भारत में नियोजित आर्थिक विकास ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को एक बार पढ़ना है। जीके जीएस पूरा आपको कंप्लीट इसमें मिलेगा, स्टैटिक जीके पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन के साथ जैसे प्रश्न उसके बाद उत्तर, ऐसा नहीं कि आपको कहीं और उत्तर खोजने को मिलेगा। इंग्लिश प्लस हिंदी के पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। करंट अफेयर पूरा 1 साल का आपको हम दे रहे हैं भाई। रीजनिंग पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। मैथ्स पूरा कंप्लीट। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो समझ आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप हर एक सवाल को हल कर ले जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलेगा आपको कैसे? ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप सभी को व्हाट्सएप करना है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप सभी को 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारा क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा एसएससी के नए पैटर्न पे भी मेरे दोस्त। इसके अलावा 500 क्वेश्चनों का अलग से आप सभी को जीके जीएस का क्वेश्चन देने वाले, क्योंकि जीके जीएस में ही सभी स्टूडेंट फंसने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आप सभी को ये नहीं करना, इसे आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी ना। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था, श्रीधरलू नायडू ने किया था, जो कि मद्रास में किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 161 में इसका वर्णन है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये किसका प्रावधान करता है? तो साथियों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है ये किसका प्रावधान करता है? तो राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो इनाम गांव है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। केंद्र में अंतरिम सरकार गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1946 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। कुम्मी नृत्य यानी कुम्मी डांस का संबंध किस राज्य से है? बताइए, कुम्मी डांस का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध तमिलनाडु से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तैयार करते रहे, याद करते रहे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि आपके पास क्लास ना जा पाए। तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किए जाने वाले योगदान के अनुपात वर्ष 1951 में 11.8% से बढ़कर वर्ष 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया था? औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए जाने वाले योगदान का अनुपात वर्ष 1950-51 में 11.8% से बढ़कर वर्ष 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया? तो 24.6% हो गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है, उसकी परिधि किसके बीच होनी चाहिए, यानी कितने सेंटीमीटर और कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? जो फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है कि उसकी जो परिधि होनी चाहिए वो 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? गौतम बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? तो भाई प्राकृत भाषा में दी थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को ये किस बेरोजगारी को कहते हैं? अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को ये किस बेरोजगारी को कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में करवाया था बंगाल का विभाजन, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य ये किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य ये किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो निवल घरेलू उत्पाद के संबंध निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोगा नवमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, शॉटपुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? शॉटपुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? तो 7.26 किलोग्राम का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ठाठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर पूछेंगे, आप उसे तैयार करिए, स्कोर भी आप लोग गिनती करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो कथक भाई, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भरतनाट्यम जैसे तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, सत्रिया असम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? गुप्त मौर्य के गुरु इनमें से कौन थे भाई? आप सब बताएंगे। तो कौटिल्य थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो वो किसके कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील होती है? यानी किस फोर्स यानी किस बल के कारण? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो वो किस बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? तो भाई अभिकेंद्र बल के द्वारा यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, तो इसके लिए एक शब्द बताइए। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, तो उसे क्या बोलेंगे? अधिनायक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बीरा से उत्पन्न अग्नि, बीरा से उत्पन्न अग्नि को क्या बोलेंगे? तो बीरहाग्नि बोलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 19-20 होना, 19-20 होना यानी करीब करीब एक समान होना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। हमारे यहाँ का बनिया हमेशा शुद्ध वस्तुएं ही बेचता है, तो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प क्या होगा? बनिया क्या बनेगा भाई, बताएंगे आप सभी लोग? तो वणिक बोलेंगे भाई। वणिक का मतलब ही क्या होता है? व्यापारी जो सौदागर होते हैं, तो बनिया यही काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, सौदागर करते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दोनों भाइयों में घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ ठ होता है भाई, तो घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? घनिष्ठ होता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपका क्या है भाई? गलत वर्तनी, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह काम स्वयं किया है, स्वयं कैसे लिखते हैं हम लोग बताइए? तो स्वयं देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, अभी सवाल का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के परवाची शब्द का सही विकल्प है। सांप के काटने पर उनका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है। जहर का मेरे दोस्त परवाची शब्द क्या बनेगा? तो कालकूट बनेगा। कालकूट मतलब क्या होता है? भयंकर विष होता है भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है, तो दुर्गम का विलोम शब्द क्या बनेगा?
तो सुगम होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप ज्ञात कीजिए। आज सोनू का ब्याह है, तो ब्याह का बताइए तद्भव क्या होगा, यानी आज सोनू का विवाह है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन देखिए और बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो प्रशंसा में नहीं लगा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है तरजी, तालु है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। तो साथियों देखिए समय थोड़ा सा कम है, इसलिए क्लास को हम थोड़ा सा स्पीड में लेकर चल रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर ले भाई। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखिए। रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द कौन सा इनमें है, लोटैक रूढ़ शब्द है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 42 को। पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा, तो पाशविक बनेगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। साथियों पुल्लिंग शब्द में से कौन सा है, तो पानी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द इन वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो तत्सम में आता है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए। वचन की दृष्टि से लता लताएं ठीक है, घोड़ा घोड़े ठीक, किताब किताबें सही हैं, सखी सखियाँ। तो सखी तो देखिए आपका ऐसे लिखाता है सखियाँ, लेकिन भाई ख पे कौन सा मत रहता है, ये वाला मत रहता है। ठीक है, ऐसे लिखाता है मेरे दोस्त। तो यही क्या है, युग में सही नहीं है, यानी जोड़ा सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बनाइए। युधि प्लस स्थिर होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। प्रयोजन से क्या तत्पर है। प्रयोजन से क्या तत्पर है, तो उद्देश्य होगा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। भौतिक का विलोम क्या होगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ क्या बोलेंगे, विकीर्ण बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। सर्वश्रेष्ठ रस किसे मनाया जाता है। तो साथियों सर्वश्रेष्ठ रस किसे मनाया जाता है, तो श्रृंगार रस को मनाया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों जितना भी रीजनिंग और मैथ का कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे भाई, अब तैयार कर लिया तो समझिए एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी को तैयार करना है। जैसे एक निश्चित कुट भाषा में टॉपिक को WRSLF लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वीडियो को कैसे लिखा जाएगा बताइएगा आप लोग। तो टॉपिक का रिलेशन क्या दिया है, TOPIC। टॉपिक का कोड है WRSLF। जब इस तरह का सवाल है तो तुरंत हर एक अक्षर का कोड करिए। T कितना होता है भाई, 20 होता है। O 15, P होता 16, I होता 9, C होता 3, W 23, R 18, S 19, L 12, F 6। 20 से 23 प्लस 3 हुआ है, 15 से 18 प्लस 3 हुआ है, 16 से 19 प्लस 3, 9 से 12 प्लस 3, 3 से 6 प्लस 3। तो इसमें रिलेशन तो सर जी +3 का ही लगा है। क्यों, तो उसी तरह वीडियो में भी हर एक अक्षर का कोड करके +3 कर दिए और उनका कोड कर दीजिए। देखिए VIDEO, V होता 22, I होता 9, D होता 4, E होता 5, O होता 15। 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 पे Y होता है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 पे L होता है। 4 3 7 7 पे G होता है।
E5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 पे एच होता है, 15 3 18, 15 में 3 जोड़ 18, 18 पे आर होता है। YLGHR, YLGHR बी ऑप्शन। तो 51 का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 712, 726, 740, 754, 768 प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए, हल करिए। देखिए 712 से 726 तो प्लस 14 हुआ है, 726 से 740 प्लस 14 हुआ है, 740 से 754 प्लस 14 हुआ है, 754 से 768 प्लस 14 हुआ है। इसमें रिलेशन केवल प्लस 14 का लग रहा है, तो 68 14 कितना होता है 82, यानी 782 होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को। अब इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। ये भी बेस्ट लेवल का सवाल है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सवाल हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। सुबह जो हमारी क्लास ली तो उसमें भी हमने ये सवाल हल कराया था। अब देखिए, जैसे कि आई गुणा जे का अर्थ है कि आई जो है वो जे की पत्नी कौन है? आई है। आई प्लस जे का अर्थ आई जो जे का पति कौन है? आई है। आई भाग जे का अर्थ है आई जो जे की बहन है। आई माइनस जे का अर्थ आई जो है वो जे का भाई है। तो व्यंजक के माइनस एल भाग एम प्लस एन। के का यम से क्या संबंध है? तो साथियों के का यम से क्या संबंध है? के का यम से क्या संबंधित है? यही आप सभी से रिलेशन पूछा। तो अब देखिए हल करने का तरीका, के माइनस, अब माइनस का देखिए प्रश्न में दिया क्या है, ए आई माइनस जे का अर्थ है कि आई जो जे का भाई है, तो यहाँ पे एल का भाई कौन होगा? के होगा। ठीक है, एल का भाई के है, फिर भाग एम। देखिए समीकरण में अब इसको लिखिए, एरो इधर बनाइए। अब भाग का मतलब क्या दिया है प्रश्न में? आई भाग जे का अर्थ है आई जो जे की बहन है, तो यहाँ पे एम की बहन एल हो जाएगी। एम की बहन कौन है? एल है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस एन है। प्लस का मतलब क्या दिया है? आई प्लस जे का अर्थ है आई जो जे का पति है, तो यहाँ पे एन का पति कौन है भाई? एम है। तो अब एन कौन होगा? ये हम हो गए भाई, मैं हो गया। मेरे पति यानी एन कोई स्त्री होगी, यानी लड़की हम है भाई, तभी मेरे पति हम है। क्लियर? फिर उसके बाद मेरे पति की बहन, मेरे पति की बहन का भाई, यानी दोस्त मेरे पति के बहन भाई है। तो सवाल में देखिए के का यम से क्या रिलेशन है? तो पति का यानी भाई लगना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों भाई लगना चाहिए ना? ये मेरे पति के का यम से रिलेशन। देखिए यम का के से क्या? मेरे पति हैं, मेरे पति की बहन है भाई, यानी ये दोनों आपस तीनों क्या है? के एल एम आपस में भाई बहन है। तो यम का के से के का यम से पूछा तो भाई लगेगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? बताइए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। PTY, TYP, CG के प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्त मेरे ये सवाल ना बस आपको अक्षर देखना है, केवल इधर उधर किया है। PTY, TYP। अब देखिए T यहाँ लिख दिया है, Y यहाँ लिख दिया है, P को यहाँ लिख दिया है। देखिए यही करना CGK में करते हैं भाई। इसे देखिए CGK कैसे करना था? इसको यहाँ लिखा था, इसको यहाँ, यानी GKC होना चाहिए भाई। GKC दिया बिल्कुल, देखिए C ऑप्शन, यह रिलेशन था ना भाई। तो 54 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? 15, 17, 21, 29, 45। अब इस सवाल को हल करिए भाई। 15, 17, 21, 29, 45 प्रश्नवाचक चिन्ह। 15, 17 प्लस 2, 17 से 21 प्लस 4, 21, 29 प्लस 8, 29 से 45 प्लस 16। तो भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसी प्रकार 16 दूना 32। तो यहाँ 32 हमें जोड़ना पड़ेगा 45 में। कितना होगा? 5 2 7, 4 3 7, यानी 77 होना चाहिए भाई। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे 77 हमारा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आगे को हल किया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 56 को। चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो साथियों 8 और 28 के बीच के सभी विषम संख्या का औसत, जैसे कि जो 2 से न कटे 9,
11, 13, 15, 17, 19 भी तो विषम संख्या होता है। 19, 21, 23, 25, 27, उसका तो 29 आएगा, लेकिन 28 तक हमें जाना है। अब इसको जोड़ते कितनी टोटल संख्या है भाई? 8 से 28 के बीच के विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 संख्या है। अब औसत हम कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ेंगे और टोटल 10 से भाग कर देंगे। जोड़ लेते हैं भाई। देखिए 9, 11 कितना हो जाएगा? 20, 20, 13, 33, 33, 15, 48, 48, 17, 65, 65 और 19, 65, 19, 84, 84, 21, 84, 1, 85, 85, 20 आपका हो जाएगा। 85 में 15 जोड़ देंगे, 100, 105, 105, 105, 23, 128, 128 और 25, 153, 153 और 27, 180, 180 टोटल कितनी थी? 10, तो 0 0 कैंसिल, 18 आएगा भाई। यानी 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 18 होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट? तो दोस्त मेरे स्पीड थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन आप मेंटेन करिएगा। जो सवाल आपको नहीं समझ में आएगा किसी भी स्टूडेंट को, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये सवाल नहीं समझ में आया, तो हम उसी में बता देंगे भाई, या क्लास में हम करा देते हैं सवाल, ठीक है। देखिए 4/11 और 16/33 का महत्तम समवर्तक कितना होगा? अब देखिए आप सभी से 4/11 का और 16/33 का क्या पूछ दिया भाई? महत्तम समवर्तक, यानी एलसीएम पूछ दिया भाई, ठीक है। लघुत्तम महत्तम यानी एचसीएफ पूछा है भाई। अब आपको क्या करने का हो सकता है? जब इस तरह का भिन्न का मौसा निकालने चले आप लोग, तो अंश का मौसा पहले निकाल लीजिए भाई, ऊपर का मौसा निकाल लीजिए और नीचे का लसा निकाल लीजिए। उल्टा चलता है, जब लसा पूछता है तो ऊपर का लसा नीचे का मौसा होता है, मौसा तो ऊपर का मौसा नीचे का लसा। 4 16 का मौसा कितना होगा गुरुजी? बताइएगा आप लोग। 4 होगा, क्योंकि 4 दोनों संख्या पूरी तरह भाग कर देगा। 4 कम 4 चौका 16 और 11 33 का लसा कितना होगा? 33 होगा। तो आंसर कितना आएगा? 4/33 आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 2 भी साथी 4 और 16 काटेगा, 2 भी मौसा होगा, लेकिन आप जानते हो एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बड़ा नंबर आएगा वही आंसर आएगा। 4 भाई 4 16, 4 कम 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये भी काटेगा, फिर 2 से काटेगा, 2 ही आएगा, लेकिन भाई 4 परफेक्ट होगा भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 2/33 भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, क्योंकि जो बड़ी संख्या रहती है महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ में, तो बड़ी वाली को अधिक प्रायिकता दी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। यदि A/B बराबर 5/5, 4/5 और B/C बराबर 3/8 है, तो A/B ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्त, जैसे A/B कितना दिया है? 4/5 दिया है, ठीक है। B/C कितना दिया है भाई? B/C आपका कितना दिया है भाई? ऐसा करते ना काम हम लोग, ऐसे नहीं, डायरेक्ट हम लोग A/B/C लिख लेते हैं, ठीक है। अब AB देखिए कितना दिया है? 4/5 दिया है, क्लियर। BC कितना दिया है? 3/8 दिया है, ये दिया है। अब देखिए इसको 5 को इधर बढ़ा दीजिए, 3 को इधर बढ़ा दीजिए, ये सॉल्व करने का तरीका है। फिर देखिए अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, 3 चौका 12, रेशियो 5 3 15, 8 5 40, तो आंसर कितना आएगा? A/B/C का 12 15 40 होगा, 12 15 40, जो कि डी ऑप्शन। तो 58 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त? ABC का पूछा था ना भाई, तो 12 15 40 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को। 413/7 ब्रैकेट में 20 + 8 × 5 - 59 का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस तरह का सवाल को आप कैसे हल करें? ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे आप लोग, क्लियर। अब देखिए तो ऐसा काम करते हैं, इसको हल कर लेते हैं पहले। 8 5 40, 40 20 60, 60 में से दोस्त मेरे 59 एक ही आएगा, यानी 413/7 × 1 आएगा। इस पूरे ब्रैकेट को आप हल करिए, आपका 1 आएगा केवल। देखिए 8 5 40, पहले 8 का गुणा हम 5 में करेंगे, 40 होगा, 40 होगा ना। फिर उसके बाद 40 में देखिए 20 जोड़ देंगे, 60, 60 में से ये 59 घटा देंगे, एक ही आएगा ना। तो आप देखिए 7 का भाग 413 में देखिए कितना आएगा? 7 5 35, 41 में से 35 6 63, यानी 7 9 63, 59 × 1, तो कितना आंसर आएगा? 59 आएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान सवाल निकला भाई, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 और अंकित मूल्य 4000 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो साथियों इसमें देखिए आपको क्या, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 2800 दिया है, ठीक है, और अंकित मूल्य यानी जो मार्क्ड प्राइस है एमपी जो है वो कितना दिया है भाई, 4000 दिया है। अब दोस्त मेरे हमेशा याद रखिए, जब एमपी हो और एसपी हो, आप सभी से छूट प्रतिशत पूछे तो फॉर्मूला अप्लाई करिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एमपी माइनस एसपी अपान में एमपी गुणा 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एमपी माइनस एसपी कर दीजिए, 4000 में से 2800 माइनस करेंगे, कितना आ गया सर जी, 1200 आएगा। अब नीचे एमपी 4000 मल्टीप्लाई 100, यही फार्मूला लगाया था भाई हमने। देखिए एमपी माइनस एसपी, एमपी आपका 4000 है तो 2800, तो भाई 4000 में से 2800 घटाएंगे तो 1200 आएगा ना। और नीचे एमपी, तो एमपी कितना 4000, नीचे 4000 गुणा 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 4 का भाग 120 में देंगे तो 30 का 120, तो छूट प्रतिशत कितना होगा, 30% का, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट, यदि आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिए, ये बेस्ट लेवल का सवाल है भाई। अब देखिए एक निश्चित कुट भाषा में फोर्स को 830 52 लिखा जाता है, गेम्स को 42761 लिखा जाता है, और फोरम को 08957 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, तो सिंगल बाई सी का कोड पूछा है। ये तो हमारे लिए चुनौतियों का सवाल हो गया भाई। अब देखिए सिंगल पूछा, जिसमें सी रहेगा उसी में आंसर होगा। तो फोर्स में देखिए सी है और गेम्स में सी नहीं है और फोरम में भी सी नहीं है, यानी हमारा आंसर इसमें नहीं होगा ना, तो इसमें होगा। यानी इन दोनों नंबर हमारा नहीं होगा, 42761 में और 08957 में। अब देखिए क्या दो, देखिए ऑप्शन देखिए 2 है और गेम्स वाले के कोड देखिए 2 है, तो इसको काट दीजिए, क्योंकि भाई हमारा इसमें तो आंसर होगा नहीं, नंबर होगा नहीं। फिर 8 है, देखिए ऑप्शन है, और फोरम में देखिए 8 है तो काट दीजिए। फिर देखिए अब 3 बच रहा 5। अब देखिए ऑप्शन देखिए डी 5 है और इसमें देखिए फोरम में 5 दे रखा है, तो इसको काट दीजिए। अब सी का कोड कौन बच रहा है, केवल 3 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए और 3 देखिए केवल इसी में है और किसी में आपको 3 मिलेगा नहीं, यूनिक 3 मिला है भाई, तो यही सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। सी ऑप्शन भी ठीक बनेगा। क्लियर भाई, तो इस तरह का ऐसे सवाल होता है भाई, ऑप्शन से आप ऑप्शन काट सकते हैं और आंसर प्रश्न में से ही आप सवालों को उड़ा सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ये समीकरण दिया है बराबर 35, यानी 35 बराबर 35 करना पड़ेगा। यानी दोस्त मेरे LHS बराबर RHS करने की आवश्यकता है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। तो पहला ऑप्शन को उठाएंगे हम लोग, 15 और 22 को बदलेंगे इस समीकरण में, यही है ना भाई। तो चलिए पहला ऑप्शन को उठा लेते हैं, 15 और 22 को बदल लेते हैं। देखिए पहले शुरुआत में 15 है तो इसकी जगह 22 रखेंगे, 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणा 22 भाग, अब यहाँ पे 5 है तो 5 को एज इट इज कहीं किसको बदलना, 15 और 22 को बदलना, 22 को बदलना है भाई। 13 गुणा 22 है तो यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 रखेंगे और भाग 5 रखेंगे। इसको हल करने में 35 आंसर लाना है, ठीक है। ये समीकरण बन चुका है, 15 की जगह 22, 22 की जगह हमने 15 रख दिया है। अब इसको हल करते हैं, 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणा 5 का भाग 15 में 3 बार में। क्लियर। अब देखिए 22 माइनस 26 प्लस 13 39 बराबर 35, ठीक है। प्लस 39 प्लस 22 कितना हो जाएगा भाई, प्लस 61 हो जाएगा। 61 में से 26 घटाइए, कितना आएगा, 11 में से जोड़ा 5, 5 में से जोड़ा 3 यानी 35। देखिए 35 बराबर 35 आ गया, यानी पहले ऑप्शन 15 और 22 रखने पर ही हमारा आंसर आ गया भाई, 35 बराबर 35। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, बांग्लादेश का रिलेशन टका से, अर्जेंटीना का संबंध पेसो से, तो जापान का संबंध। तो बांग्लादेश का मुद्रा टका, अर्जेंटीना का पेसो, जापान का एन होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर में दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बनेगा। 5 मित्र हैं PB CG और H,
एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, 5 एक वृत्ताकार, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो सातों इस तरह का सवाल आप कैसे हल करेंगे, बस एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को कंप्लीट करिए बस आपको। लेकिन दायां बायां खेल मालूम होना चाहिए, जिसको आप बैठाए उसका दायां बायां देखिएगा, क्योंकि सभी इस वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ देख रहे हैं। चलिए पहले लाइन को पढ़ते हैं, हल करते हैं। बी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो दोस्त मेरे सी के जस्ट बाएं ओर कौन बैठा है, बी। तो सी यहाँ है, इसका बाएं इधर ही होगा ना, दायां इधर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। पहला लाइन क्लियर हो गया। उसके बाद जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई। जी और एच जो है ना वो सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, न तो यहाँ पे जी आएगा न तो यहाँ पे एच आएगा भाई सी के, क्लियर। तो कहाँ बैठा जाए भाई, अगला लाइन पे पढ़ लेते हैं भाई। यच जो है पी के दाएं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, पी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे यच है, तो ऐसा काम करते हैं, पी को यहाँ बैठा देते हैं। तो पी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे यच को यहाँ बैठा लेते हैं। देखिए पी को यहाँ हमने बैठा दिया, सी का पड़ोसी, अब देखिए जी एच नहीं हुआ तो जी को यहाँ बैठा देते हैं भाई। देखिए जी एच सी के पड़ोसी नहीं हुए, पांचों मित्र बैठ गए। अब सवाल में देखिए क्या पूछा है, लास्ट लाइन में देखिए सी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाएं ओर पी तो बैठा है भाई। देखिए सी के ठीक दाएं राइट में कौन बैठा है, पी बैठा है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त मेरे। आसान सवाल था ये, तो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। दो संख्याएं 6:17 के अनुपात है, यदि दोनों संख्याओं का योग 92 तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। चलिए भाई जब इस तरह का सवाल है तो आप दोनों को कुछ मान लीजिए भाई, जैसे कि हमने माना संख्या एक को 6x दूसरे को 17x मान लिया, इन दोनों संख्याओं का योग दिया, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6x + 17x होगा बराबर 92 हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग 6x 17x कितना हो जाएगा 23x, 23x बराबर 92। x की वैल्यू कितना होगा, ये 23 जो है भाग करा देगा 92 में, 4 बार में चला जाएगा। 23 दूना 46, 46 दूना 92, 23 × 69, 23 चौका 92 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 है, अभी आंसर नहीं हुआ आपका, लेकिन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। अब अंतर देखिए, x यहाँ से 4 आ गया, इसको याद रखिएगा। जब पहले लाइन के अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार x बराबर में 4 आया है, यानी दो संख्याओं का जो दो संख्या 6 17 इनके अनुपात में है, दोनों संख्याओं के योग 92, तो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। लेकिन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। अब दो संख्या जो थी कौन कौन, तो 17x, पहले हम 17x का लेते हैं और 6x हमारे घटाने में आसान होगा, तो कितना इधर से हो जाएगा 11x। अब देखिए अब 11x की वैल्यू हमने कितना निकाला था 4 निकाला था, तो तब अब जाकर आंसर कितना होगा 44। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 44 होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जाकर आप सभी का सवाल सही हुआ मेरे दोस्त, क्लियर। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हो, लास्ट सवाल इस सेशन का। यदि 23 27 36 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा भाई। पहले तो हमें इसको हल करने की आवश्यकता है, पूरा हल करना पड़ेगा भाई। जैसे देखिए औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, 23 + 27 + 36 + 22 + सी + डी, टोटल्स कितनी है भाई 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, इनका औसत कितना दिया 28, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं ऊपर का, 23 27 50 50 36 76 22 98। अब ऊपर नंबर जोड़ने पर 98 आया, सी + डी को एच डी लिख देते हैं और 6 का गुणा 28 में करें कितना आएगा 28 का कितना होगा 6 48 काट 4 6 दूनी 12 4 16 168 आएगा। अब यहाँ से दोस्त मेरे C + D का वैल्यू कितना आ जाएगा, C + D का वैल्यू 168 में से 98 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 98 2 70 आएगा भाई, 98 2 100 और 70 आएगा, यानी C + D का भी देखिए 70 है। तो C और D का औसत पूछा है, C और D कितना है, दो लोग हैं तो इनका 70 का आधा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। औसत ऐसे निकालेंगे ना भाई, लास्ट में C और D का औसत पूछा है तो C + D तो हमारा देखिए 70 आया, C और D कितने दो लगे तो 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि औसत कैसे निकाल सभी संख्याओं के योग पदों का संख्या भाग करा देते हैं भाई। तो 70 का आधा कितना होगा 35 होगा, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों फाइनली 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 66 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, किसी सवाल पे डाउट आप सभी को, तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुआ होगा।
यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, डाउट लगाना नहीं चलेंगे। ओके मेरे दोस्त, तैयार है, कल आप सभी का बेहतरीन सेशन होने वाला है, उसको आपको ज्वाइन करना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। जो हम मेहनत आपके लिए करा देंगे भाई, कोई नहीं कराने वाला, पूरा क्वेश्चन आपका रिवीजन कराने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन हम छोड़वाएंगे नहीं आप सभी से, सारा क्वेश्चन आपको तैयार करा कर ही आपके रियल पेपर में बैठाने वाले हैं। तो बस आपको डेली क्लास करना है, क्लास में सारे क्वेश्चन को देखना है, लास्ट तक क्लास में बने रहना है, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने स्टूडेंट अभी तक अपना स्लॉट बुक नहीं किया है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है भाई, कर लीजिए आप लोग, जिस भी सप्ताह में आप सभी को एग्जाम देना है। ओके तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही कल सुबह एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द योर बेस्ट, धन्यवाद।